नहीं। हाय एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया कोर्स जो कि हिंदी में होगा और यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, इसमें पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट, जिसको आज हम शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं तरीका क्या होगा। देखिए, पहले तो थ्योरी की वीडियोस होंगी और उसके बाद न्यूमेरिकल की वीडियोस होंगी। ठीक है। अगर सपोज करो हमने 3 या 4 वीडियो थ्योरी की डाली है और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी न्यूमेरिकल की वीडियो, आंकिक प्रश्न की वीडियो आपको उसके बाद मिलेगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट। देखिए, जिस तरह जैसे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, पहले जानेंगे ठोस होते क्या है। देखो, द्रव्य, मैटर। द्रव्य को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन का आकार वो ले लेगा। गैस, ना तो इसका आयतन ही निश्चित होता और ना ही आकार ही इसका निश्चित होता। एक प्राइमरी सी जानकारी हमें मिली ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। ध्यान दो, असंपीड्य बोला है मैंने। अभी क्या होता है संपीड्यता और असंपीड्यता? ध्यान दो, संपीड्यता मतलब अगर हम जिस मैटर को दबाते हैं और वो दब जाता है, जो मैं कहूंगा कोई मैटर है, हम दबाएंगे उसको, दब जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो हुआ संपीड्य। सुनो, ठोस संपीड्य नहीं होते। इनमें कैसा गुण पाया जाता है? असंपीड्यता गुण। द्रव और गैस क्या होता है? संपीडनीय, दबने पर दब जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? ठोस कैसे होते हैं? संपीड्यता, संपीड्यता का गुण नहीं होता, नहीं होता। ठीक है। ध्यान दो, ये क्या होंगे आपके? ठोस हैं ये तो। ठीक है। इनमें देखो, एक होते हैं तरल। तरल में क्या होता है? बहने का गुण। अब ठोस क्या है? ये तो दृढ़ है, कठोर है ये तो आपके। ठीक है। बहते हैं? नहीं बहते। द्रव और गैस क्या क्या है? तरल है ये, क्या बहते हैं। ठीक है। ये क्या है? तरल है ये, आपके बहेंगे। संपीड्यता होगी, असंपीड्यता होगी। दूसरा, देखिए मेरे पास 3 तरह की मोशन है: स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और काल्पनिक गति। देखिए, देखिए मैं ये इस तरह के पॉइंट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास 3 तरह की गतियां हैं: स्थानांतरीय गति, और हम ये बात करेंगे कि ठोस में कौन सी गति होती है। ठोस में कौन सी गति होती है? अच्छा, ठोस के जो पार्टिकल्स है, ध्यान दो, हम इन्हें बोलेंगे घटक कण। ठीक है, घटक कण बोलेंगे इन्हें हम। घटक कण मतलब जिससे ठोस मिलकर बना है। जैसे NaCl की बात करेंगे हम, NaCl किससे मिलकर बना है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे घटक कण क्या है? आपके आयंस है। ठीक है। स्थानांतरित गति इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। नंबर 2 क्या होगी आपके पास? घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। इसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। थर्ड टाइप की होगी आपकी वाइब्रेशनल, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक गति। काल्पनिक गति, वाइब्रेशनल मोशन। देखो, गैस के अगर अणु है, ठीक है, और द्रव के कोई अणु है, गैस के अणु और द्रव के अणु, तरल है, बहने गुण पाया जाता है। कहने का मतलब इनमें क्या होगी? स्थानांतरित गति होगी। स्थानांतरित गति होगी। और ठोस में क्या है? इनके जो घटक कण है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया आयंस का। ठीक है। अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, घटक कण कुछ भी हो सकते हैं।
ठीक है, घटक कण है वो आपस में परबल संसंजक बल द्वारा जुड़े हुए होंगे, जिस वजह से ठोसों में स्थानांतरित गति नहीं होती। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ठोसों में किस प्रकार की गति नहीं होती, उसका आंसर क्या होता है आपका, स्थानांतरित गति नहीं होती। एक बात बताओ, मॉलिक्यूल छोड़ के थोड़ी जाएंगे ठोस को कहीं सी। घूर्णन गति में क्या है और कंपनी गति में क्या है वो देखिए, ये दोनों ठोसों में होती है, ये नहीं होती। घूर्णन गति में क्या है, ठोस का घटक कण, ठोस का घटक कण अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, वो कहीं आएगा जाएगा नहीं, मतलब ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, वो अपने स्थान पर रहता हुआ कंपन तो कर सकता है, अपने स्थान पर रहता हुआ कंपन तो कर सकता है, मतलब कंपनी गति उसमें है। अपने स्थान पर रहता हुआ वो घूम तो सकता है, मतलब उसमें क्या है, घूर्णन गति भी है, घूर्णन गति प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे चल के हम ठोसों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो कि मेन है आपके यहाँ पे। दो कैटेगरी कौन सी है आपकी, सबसे पहले है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, जिनकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, सॉलिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। और जो ट्रू सॉलिड्स है आपके, वो है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे अब हम। पहली है आपकी घटक कण जो यहाँ पे होंगे। घटक कण क्या होंगे, जैसे कि आपको बताया गया था, घटक कण कुछ भी हो सकते हैं, अणु, परमाणु या फिर आयंस। यहाँ पे जो घटक कण होंगे, अणु, परमाणु या आयन, उनकी व्यवस्था निश्चित होगी। उनकी व्यवस्था क्या होगी, निश्चित होगी। निश्चित व्यवस्था मतलब, अगर हम आपको NaCl का एग्जांपल दें, NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यही व्यवस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं एक्रिस्टलीय ठोस में, एक व्यवस्था होगी यहाँ पे, लेकिन वो कुछ दूरी तक होगी। एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे हो सकती है, लेकिन वो पूरे क्रिस्टल में नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं आपको NaCl एग्जांपल दिया, और यहाँ पे हम प्लास्टिक का एग्जांपल ले सकते हैं। प्लास्टिक में व्यवस्था एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था कुछ दूर तक होती है, लेकिन वो आगे चल के बदल जाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनमें निश्चित प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्रिस्टलीय ठोस होंगे दीर्घपरासी। क्या बोलते हैं इनको हम, दीर्घपरास ठोस। इनको बोलते हैं लघुपरासी, यानी कि लघुपरास ठोस। फिर हम नियमित काट की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होगी, एक नियमित काट होगी। नियमित काट का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने यूट्यूब पर ही देखा होगा, कुछ वीडियोस आती है, उनमें क्या करते हैं, पत्थर काटते हैं। वे पत्थर में क्या करते हैं, बहुत बड़े पत्थर में एक लाइन में एक कीले लगाते हैं और उन कीलों को हथौड़े से मारते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, पत्थर दो हिस्सों में कट जाता है। ठीक है, एक जगह मारने से, एक जगह चोट पहुंचाने से पत्थर दो हिस्सों में कट जाता है, और जो हमें एक प्लेन मिलता है वो नियमित मिलता है, मतलब एक प्लेन मिलता है। वहां पे हम कहते हैं कि वो क्या है, उनकी नियमित काट है। इनमें ऐसा नहीं होता, एक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता। इनकी जो काट है वो नियमित नहीं होती। अगर आप काटोगे तो टेढ़े मेढ़े कटेंगे, काटोगे तो टेढ़े मेढ़े कटेंगे। फिर है मेरे पास गलनांग, इनके तीक्ष्ण होते हैं, इनके गलनांग तीक्ष्ण नहीं होते। फिर नेक्स्ट नंबर है मेरे पास संगलन ऊष्मा निश्चित होती है। संगलन ऊष्मा निश्चित क्यों होती है, ध्यान दो। सपोज करो मेरे पास एक ज्यामिति है इस क्रिस्टलीय ठोस में, कुछ ज्यामिति मान लो, कुछ भी हेक्सागोनल, क्यूबिक, कुछ भी मान लो। ठीक है, हमने उसको मेल्ट किया और दोबारा ठंडा किया, तो ठंडा करने के बाद जो सॉलिड आएगा उसकी ज्यामिति भी वही होगी जो उसकी पहले ज्यामिति थी। इसलिए इनकी संगलन ऊष्मा निश्चित होती है। दूसरी तरफ इनकी संगलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। देखिए, मैंने इस तरफ नहीं लिखा, मैं चाहता हूं आप कंपेयर कर लो। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा बाद में एडिट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे मुझे बोर्ड खाली चाहिए। ओके, एक शॉर्ट में काम कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड खाली चाहिए। मैं आपको एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक समझाऊंगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एक्रिस्टलाइन सॉलिड की। देखो, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट बात है, लर्न करने वाली बात है, वो होते हैं
विषमदैशिक वो क्या होते हैं आपके? विषमदैशिक, इसको बोलते हैं हम एनिसोट्रोपिक। एक बात यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ध्यान दो। मैंने यहाँ पे लिखा ये विषमदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं, या फिर अगर मैं ये बात लिखूं जो क्रिस्टलीय ठोस है ये विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये एनिसोट्रोपी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। आप अगर इनको बोलोगे कि हाँ भाई ये क्या है, ये क्या है, एनिसोट्रोपिक है ना, ये विषमदैशिक है, या फिर बोलोगे कि ये विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस बारे में। फिर मेरे पास एक्रिलेट ठोस क्या है, ये है आपके समदैशिक। ये क्या है? समदैशिक। अब मतलब क्या है इनका, ये तो बात पता लग गई हमें। अब इनका मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक, ठीक है। इनका मतलब क्या है, ध्यान दो। इनका मतलब ये है कि अलग अलग दिशाओं में इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे, अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण समान होंगे। ध्यान दो, समान भौतिक गुण, असमान भौतिक गुण, अलग अलग भौतिक गुण। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो सिल्वर आयोडाइड है, ये नोट करने वाली बात है, सिल्वर आयोडाइड का अच्छा भौतिक गुण समझ में आया आपको क्या होते हैं? भौतिक गुण जैसे ऊष्मीय प्रसार गुणांक, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता, ये सब क्या आपके किसी ठोस के भौतिक गुण है, ठीक है। एजीआई की बात करते हैं, एजीआई सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक है वो एक तरफ तो होता है पॉजिटिव और दूसरी तरफ होता है नेगेटिव। दिशा पर निर्भर करा, हमने एक तरफ चले तो पॉजिटिव वैल्यू मिली, एक तरफ चलिए दूसरी तरफ चलिए तो नेगेटिव वैल्यू मिली, मतलब दिशाओं पर निर्भर करते हैं। डायरेक्शन डिपेंडेंट, दिशाओं पर निर्भर करते हैं। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, दिशाओं पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। ध्यान दो, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा NaCl का। देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, मैं पहले ही बता रहा है क्रिस्टलाइन ठोस है, हम एग्जांपल भी अलग से देंगे, इस थ्योरी के बाद एग्जांपल भी आपको मिलेंगे। NaCl धनायन है, धनायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। जो धनायन का साइज है वो क्या होता है? बड़ा होता है। सबको पता है। मैं यहाँ पे क्रिस्टल बनाने वाला हूँ, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखिए आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, ठीक है। एक एक और बना लो, ये ऐसे बनाए हैं NaCl 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 NaCl, है ना। और उसके बाद ऐसे बनाते जाओ। देखिए NaCl 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 NaCl, एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मैं दो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए और एक लाइन ड्रॉ आप यहाँ पर कीजिए, ठीक है। लाइन ए बी कह दो इसको जरा, और इसको लाइन सी डी कह दो। आप देखोगे लाइन हम ए की बात, ए बी की बात करेंगे तो ए बी के अलोंग चलने पर हमें समान प्रकार के, हम पहले एक तरफ बात करना, हमें समान प्रकार के घटक कण मिलते हैं, घटक कण अणु परमाणु या फिर आयन, हमें समान प्रकार के घटक कण मिलते हैं, समान प्रकार के। लेकिन हम अलोंग सी डी की बात करें
तो हम यहाँ पे अलग 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 हमें यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सीढ़ी के लंब चलने पर अलग अलग प्रकार के घटक कण मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि दिशा चेंज करने पर भौतिक गुण की वैल्यूज में अंतर आएगा। पक्की बात है, अंतर आएगा। ठीक है, अगर हम लाइट की बात करते हैं आपकी, है ना, लाइट की बात करते हैं, लाइट पास आउट करते हैं, सीडी क्या लोगी और एबी क्या लोगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ और होगी, यहाँ पे लाइट की स्पीड कुछ और होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग परमाणु मिल रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे सेम परमाणु मिल रहे हैं। तो लाइट की स्पीड का एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं कि ये क्या है, आपका एनिसोट्रोपी है। अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ तो ये क्या होगा, आपका एनिसोट्रोपी प्रॉपर्टी शो करेगा। एक और बनाते हैं यहाँ पे, ये क्या था आपका, ये क्रिस्टल है कोई, क्या लिया हमने इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया था। क्या लिया था हमने इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बनाते हैं एक्रिस्टलाइन सॉलिड, एक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान दो, जैसे कि आपको बताया गया था, एक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था है वो मतलब व्यवस्था एक प्रकार निश्चित प्रकार से नहीं होती, कहीं भी आप रैंडम कैसे बना दीजिए, घटक कणों को आप रैंडम कहीं भी कैसे भी बना दीजिए। जैसे आपकी मर्जी ऐसे बना दो, है ना। तो यहाँ पे रैंडम व्यवस्था है इनकी, मतलब अनिश्चित व्यवस्था है। आप कहीं से भी लाइट पास आउट कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। कहीं से भी लाइट पास आउट कर लो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, सेम ही रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर भौतिक गुण डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते, डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करते, यहाँ पर डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं। तो यही हुई आपकी आइसोट्रोपी और ये क्या है आपकी एनिसोट्रोपी। ये किस तरह का ठोस है आपका, ये आपका ठोस है एमोर्फस एक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल जानेंगे और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में, वो जानेंगे। और ध्यान दो, आगे जो है क्रिस्टलीय ठोसों को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, वो भी जानेंगे इसके बाद। देखिए, जो एमोर्फस सॉलिड है इनके बारे में फैक्ट ये है कि इनकी जो व्यवस्था है, जो इनके घटक कण हैं वो द्रव के समान व्यवस्थित होते हैं, द्रव के समान व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए इनको हम अति शीतलित द्रव भी कहते हैं, अति शीतलित द्रव भी कहते हैं, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ध्यान दो, इनकी जो श्यानता होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, जो इनकी श्यानता है या मैं कहूँ विस्कोसिटी है वो ज्यादा हाई होती है, हाई विस्कोसिटी। इसको आप कैसे समझेंगे, ध्यान दो, श्यानता जो है इसको कैसे समझेंगे, ध्यान दो। देखिए, हम हनी का एग्जांपल लेते हैं, शहद का एग्जांपल लेते हैं और वाटर का एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहूँ, आपने देखा भी है ना, वाटर क्या है, बहुत जल्दी बह जाता है, श्यानता बहुत कम है। हनी क्या है, इतनी जल्दी बहता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं बहता है, श्यानता हाई है। और ध्यान दो, ग्लास तो आपको बहते हुए दिखाई भी नहीं देते, तो इनकी श्यानता कितनी हाई होगी। जो ग्लास है आपका, कांच है आपका, वो तो आपको बहते हुए दिखाई भी नहीं देते, तो सोचो इनकी श्यानता कितनी हाई होगी। इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स है हमारे पास, जो ओल्ड बिल्डिंग्स है हमारे पास, ओल्ड बिल्डिंग्स में क्या होता है, कांच जो है ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने अंदर बहते रहते हैं, बहने का गुण है। अभी हमने बताया क्या है, आपके कांच क्या है, अति शीतलित द्रव है, क्योंकि उनमें बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि उनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, एक बात और, फैक्ट बहुत अच्छा है ये वाला, और शायद कंपटीशन में बहुत काम का भी होगा। ठीक है, जैसे कि आपका सिलिका है ना, और उससे पहले एक लाइन ये समझो, ठीक है, एक लाइन ये समझो। देखो, किसी भी मटेरियल को एमोर्फस बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है अगर कोई एमोर्फस है ना, कोई क्रिस्टलाइन है वो एमोर्फस में चेंज नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। ध्यान दो, किसी भी
सबस्टांस को एमोर्फस से क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन से एमोर्फस बनाया जा सकता है। जैसे किसी भी गलित, कोई मेल्ट सबस्टांस है, किसी भी गलित को, किसी भी मेल्ट को बहुत तेजी से ठंडा करने पर या उसकी वेपर को ठंडा करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड से एमोर्फस सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। इसका अच्छा एग्जांपल है सिलिका। देखो, जो सिलिका है आपका, वो क्वार्टर्स में क्रिस्टलित होता है। ठीक है, क्रिस्टलित होता है। जो इसकी SiO4 यूनिट है ना, अगर हम क्वार्टर्स की बात करते हैं, जो इसकी SiO4 यूनिट है सिलिका की, वो रेगुलर मैनर में है ना, मतलब एक नियमित व्यवस्था में होंगी, नियमित व्यवस्था में अटैच होंगी एक दूसरे से। यहाँ पे क्या होगा, उसका रेगुलर मैनर होगा, एक नियमित व्यवस्था होगी। ठीक है, अगर हम क्वार्टर्स की बात करें, और नियमित व्यवस्था कहाँ होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको गर्म करते हैं और उसको गर्म करने के बाद सिलिका को, इस सिलिका ग्लास में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, सिलिका ग्लास में। और सिलिका ग्लास में क्या होगा, जो SiO4 यूनिट होंगी, SiO4 यूनिट होंगी, उनका जो मैनर होगा, मतलब जो उनकी व्यवस्था होगी, वो अनियमित होगी, इरेगुलर मैनर में होगा, अनियमित व्यवस्था। यहाँ पे क्या होगी, नियमित व्यवस्था। ठीक है, और अनियमित व्यवस्था कहाँ होती है, अनियमित व्यवस्था एक्रिस्टलीय ठोसों में होती है ना। अनियमित व्यवस्था तो एक्रिस्टलीय ठोसों में होती है। नियमित व्यवस्था कहाँ होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलीय ठोसों में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो मेरे पास क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था। ये क्या था मेरे पास, क्रिस्टलाइन। अब मेरे पास ये क्या बन गया, एमोर्फस। क्या बन गया मेरे पास, एमोर्फस। तो अब सवाल कैसे आ सकता है, यहाँ से इस जो हमने पॉइंट बताया है, यहाँ पे यहाँ सवाल कैसे आ सकता है। देखिए, यहाँ सवाल ऐसे आ सकता है, जो क्वार्टर्स है ना, जो क्वार्टर्स है आपका, वो क्या है, क्वार्टर्स इज क्रिस्टलाइन SiO2। क्वार्टर तो क्रिस्टलाइन SiO2 है। और आपका सिलिका ग्लास क्या है भाई, सिलिका ग्लास में चेंज हो गया। हमने जब इसको गर्म किया सिलिका को, जो क्वार्टर फॉर्म में था, तो मेरे पास सिलिका ग्लास बन गया। तो सिलिका ग्लास क्या है मेरे पास, सिलिका ग्लास है मेरे पास, सिलिका ग्लास इज एमोर्फस SiO2, एमोर्फस SiO2। देखो, हिंदी में भी अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो, तो हिंदी में भी इतनी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका फैक्ट हो गया। एक फैक्ट और है, अभी हमने बात करी थी क्रिस्टलाइन से एमोर्फस की, ध्यान दो। आपने, हम फिर पुरानी बिल्डिंग्स पे जाते हैं, है ना, हम फिर पुरानी बिल्डिंग्स पे जाते हैं। आपने देखा भी होगा शायद कि जो एमोर्फस सॉलिड है, मतलब ग्लास है आपका, कांच है, वो बहुत टाइम होने पर, मतलब काफी साल होने पर, उसमें थोड़ा धुंधलापन आ जाता है, वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब थोड़ा धुंधलापन आ जाता है उसमें, ध्यान दो। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो। क्योंकि उसमें दिन में क्या होता है, धूप पड़ती है, गर्म होता है, शाम को ठंडा होता है, फिर दूसरे दिन क्या होता है, धूप पड़ती है, ठंडा होता है, धूप पड़ती है, ठंडा होता है। तो ऐसा बहुत सालों तक चलने पर, बहुत सालों तक चलने पर, उसका जो एमोर्फस कैरेक्टर है, उसकी जो एमोर्फस कैरेक्टर है उसका, वो क्रिस्टलाइन में चेंज होने लगता है। वो क्या, किस में चेंज होने लगता है, क्रिस्टलाइन में। ठीक है, तो हमारे पास दो एग्जांपल रहे, एक बार क्रिस्टलाइन का एमोर्फस में, और एक बार एमोर्फस का क्रिस्टलाइन में। ठीक है, जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था कि जो है
जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनकी भी 4 कैटेगरी होती है, जिनके बारे में हम बात करने वाले। कहा था हम क्रिस्टलीय ठोसों को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होगी आपकी आणविक ठोस। आणविक ठोस, देखिए जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम क्रिस्टलीय ठोसों को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उनमें पहली कैटेगरी है आपकी आणविक ठोस। आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड। देखिए इनके बारे में डिटेल में आपको इधर लिखा मिलेगा, है ना। मैं केवल यहाँ पे आपको समझाऊंगा। आणविक ठोस, देखिए आणविक ठोस में जो ससंजक बल होंगे वो दुर्बल वांडरवाल बल होंगे, दुर्बल वांडरवाल बल होंगे। देखिए जो यहाँ पे मैं ससंजक बल बोल रहा हूँ ना, ससंजक बल का यहाँ पे मतलब है कि घटक कण के बीच में लगने वाला बल। आणविक ठोसों में अलग होता है, आयनिक ठोसों में अलग होता है ना। जो सहसंयोजी ठोस है उनमें अलग होता है। देखिए आणविक ठोस, आणविक ठोस में क्या होगा, दुर्बल वांडरवाल बल होंगे। अब इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको भी ना हम आणविक ठोसों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली होगी आपकी नॉन पोलर, नॉन पोलर जिसको हम क्या बोल लेंगे, अध्रुवीय, अध्रुवीय ठोस। इनके पहले पे एग्जांपल देखो, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH4, मीथेन, आयोडीन, है ना, आदि। अब इनमें क्या है, जो इनके डाइपोल मोमेंट है ना सब मॉलिक्यूल्स के, वो 0 है। डाइपोल मोमेंट क्या है इनके सबके, वो 0 है, ठीक है ना। इसी वजह से इनके बीच में लंदन फोर्स लगेगा। और लंदन फोर्स क्या है, लंदन फोर्स है वंडरवाल फोर्स का एक एग्जाम्पल। इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, लंदन फोर्स, ओके। फिर हमारे पास दूसरी कैटेगरी है आपकी पोलर कैटेगरी, मतलब पोलर सॉलिड, ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस। अब ये कैसे होंगे, जिनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि आपका SO2 हो गया, है ना, HCl हो गया, ये सब क्या आपके पोलर सॉलिड है, ध्रुवीय ठोस है। अब इनमें भी वांडरवाल फोर्स होगा, जैसा संचक बल होगा इनमें वांडरवाल फोर्स होगा, लेकिन लंदन फोर्स नहीं होगा। इनमें कैसा होगा, ध्यान दीजिए, इनमें होगा डाइपोल डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल डाइपोल फोर्स। इनमें कैसा होगा आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स, ओके। फिर थर्ड कैटेगरी है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। मतलब कि हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे ठोस जिनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपका H2O। इससे अच्छा एग्जांपल तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब भाई जो जल है आपका वाइट राइस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इस तरह से। और कमाल की बात सॉलिड भी है ना, तो यहाँ पे इस तरह से होंगे। और ध्यान दो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो आपका बल होगा, मतलब संसंजक बल होगा, वो क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। संसंजक बल है आपका, वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अच्छा यहाँ पे आप बता सकते हो किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पे होगा आपका इंटरमोलिकुलर, ठीक है, अंतर आणविक, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपके आणविक ठोस हुए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आयनिक ठोसों के ऊपर। दूसरी कैटेगरी है आपकी आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। ध्यान दो, अब इनमें घटक कण कैसे होंगे, इनमें घटक कण होंगे आपके आयंस, ठीक है। जैसे NaCl का एग्जांपल KCl, AgF, AgI, BSO4, है ना, ये सब क्या होंगे आपके घटक कण, क्या होंगे इनमें। देखिए आप थ्योरी की चिंता मत करो,
जो साइड में बोर्ड है वहां पर 3 आपके आ जाएंगे। यहाँ पर घटक कण क्या होंगे? आयंस। और जितने भी आपके आयनिक सॉलिड है उनके बीच में ससंजक बल क्या होंगे? वो होंगे आपके वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत स्थैतिक बल। और ये परबल होंगे, ध्यान दो। परबल मैं अगर ये लिखूं तो ये ज्यादा बेटर है। परबल विद्युत स्थैतिक बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आयनिक सॉलिड्स में होंगे, घटक कण आयंस होंगे। अब देखो, जो आयनिक सॉलिड होंगे आपके, वे अपनी जो ठोस अवस्था होंगी उसमें विद्युत का चलन नहीं करेंगे, लेकिन जो उनके एक्वस मीडियम है, जो उनका जलीय विलयन होगा, उसमें ये विद्युत का चलन करेंगे। इनके गलनांक भी हाई होंगे, ठीक है, इनके गलनांक भी हाई होंगे। ओके, एक बात और, ये क्या दैशिक होंगे? ये क्या दैशिक होंगे? नहीं, ये अदैशिक होंगे, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, फिर मेरे पास थर्ड नंबर है आपका सहसंयोजी। जो थर्ड टाइप का है सहसंयोजी, देखिए थ्योरी की चिंता मत कीजिए, वो साइड में आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, जो आपको मतलब नोट करना है। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस में क्या होगा आपका? जो घटक कण होंगे वो आपके होंगे परमाणु, एटम्स होंगे। ठीक है, और इनको हम कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, या फिर नेटवर्क सॉलिड भी इनको हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है सहसंयोजी, कोवलेंट, है ना। तो जो इनके बीच में सहसंयोजक बंध होगा, सहसंयोजक बल होगा, वो क्या होगा आपका? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध होगा। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका आपका डायमंड है ना। आपका यहाँ पे जो एग्जांपल है डायमंड है। ठीक है, डायमंड में क्या होता है? टेट्राहेड्रल यूनिट्स, टेट्राहेड्रल यूनिट्स 3D में त्रिआयामी रूप से फैली रहती है। यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन। और दूसरी यूनिट क्या होगी इस तरह की? वो इस तरह से जुड़ी होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है ना, यहाँ पे सब क्या है? कार्बन कार्बन है। तो ये त्रिआयामी रूप में फैली होती है सहसंयोजी ठोसों में। लेकिन इसका जो अपवाद है, जिसका एक्सेप्शन है, वो क्या है आपका? ग्रेफाइट। ध्यान दो, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? वो 2D होती है। जो डायमंड है वो क्या है आपका? 3D है। और जो ग्रेफाइट है आपका, वो क्या आपका? वो 2D है। एक बात और, जो डायमंड है या मैं कहूँ सहसंयोजी सॉलिड है, वे क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और 11th क्लास में तो जो रासायनिक बंध चैप्टर है वहां तो पढ़ा ही होगा। जो ग्रेफाइट है वो क्या है आपका? विद्युत का सुचालक है। क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या है? सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे हम धात्विक ठोस। ध्यान दो, 4 टाइप का मेरे पास जो सॉलिड है वो है धात्विक ठोस। देखिए धात्विक ठोस में जो घटक कण होंगे वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज धातु आयन, पॉजिटिवली चार्ज धातु आयन। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से आए? ध्यान दो, मेटल में क्या होता है? मेटल क्या होता है? आयन विभव बहुत कम होता है, वहां से हम इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, कम एनर्जी से ही। अब मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे क्या रह जाएंगे मेरे पास? धातु आयन। पीछे क्या रह जाएंगे मेरे पास? धातु आयन, जिनको हम बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं? कर्नल्स। ठीक है, अब क्या होगा? पीछे क्या रह गए? कर्नल्स रह गए। अब क्या होगा इन कर्नल्स में? इन कर्नल्स के बीच में, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, इन कर्नल्स के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है, इन कर्नल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, जैसे कि समुद्र में पानी तैरता रहता है ना, इस तरीके से। और इसको हम बोलते हैं CO इलेक्ट्रॉन, CO इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
आपने सुना भी होगा और पढ़ा है आपने छोटे क्लासेस में, आपने सब पढ़ा है कि धातु जो है विद्युत चालक, विद्युत के चालक होते हैं। ऐसा क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब किसी धातु पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलते हैं, जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल्स है आपका, आप कोई भी सॉलिड ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, है ना, कुछ भी सॉलिड ले सकते हो आप, ठीक है। वो इसके एग्जांपल होंगे धात्विक ठोस के। देखिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे फिलहाल के लिए। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम द्विक जालक, ठीक है ना, द्विक जालक और जो आपके इकाई सेल है उसके बारे में जानेंगे।